इनपुट टाइप हिडन हम कब यूज करते हैं? इनपुट टाइप हिडन हम तब यूज करते हैं जब एक तो हमें यूजर से वो इनपुट नहीं चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं यूजर को दिखाना नहीं चाहता पेज पे कि मैं क्या इनपुट लेके डेटाबेस में जा रहा हूँ। मैंने आपको मिसाल दी कि मिसाल के तौर पे इस यूआरएल में ये 5500 लिखा हुआ है, ये पोर्ट है कि इस लोकल सर्वर की इस पोर्ट पे ये पेज खुला हुआ है। तो अगर मैं ये पोर्ट उठाता हूँ, यूजर को तो नहीं पता, अब मुझे एक फॉर्म है मेरा, इस फॉर्म के अंदर मैंने मल्टीपल चीज़ें यूजर से ली हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि मुझे पोर्ट भी अपने डेटाबेस में सेव करवानी है। ये पोर्ट मुझे यूज़र नहीं देगा और मुझे यूज़र को दिखाना भी नहीं कि इनपुट टाइप है। मैं जावास्क्रिप्ट की मदद के थ्रू राइट ये यूआरएल में से इस वैल्यू को उठाऊंगा और इस इनपुट टाइप की वैल्यू बनाऊंगा, और जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो इनपुट टाइप की वैल्यू जाके मेरे डेटाबेस में सेव हो जाएगी। तो इनपुट टाइप हिडन का मकसद समझ में आ गया? दो चीज़ें, एक वो इनपुट जो मुझे यूज़र से नहीं चाहिए, दूसरा मुझे इनपुट फील्ड वैल्यू उसको दिखानी नहीं, यूज़र को पता ही नहीं कि मैं क्या लेके जा रहा हूँ डेटाबेस में। सही हो गया? क्योंकि यूज़र कंफ्यूज रहेगा यार ये क्या लिखा हुआ है, पोर्ट नंबर, ये क्या, ये कहाँ जा रहा है, क्या मसला है इसका। इनपुट टाइप हिडन ये था। अच्छा, अब एक और चीज़ है, देखो फॉर्म के अंदर दो चीज़ें होती है, एक आती है एक्शन, एक है मेथड। मेथड एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। गेट क्या है, पोस्ट क्या है? गेट में नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, जब डेटा हम लोग सेंड करते हैं तो हम लोग यूआरएल के थ्रू चीज़ें भेज रहे होते हैं। जब हम यहाँ मेथड गेट यूज़ करेंगे तो डेटा जो जाएगा सारे नेम के वेरिएबल्स के साथ जो है ना, मिसाल के तौर पे चलो हम इसको करते हैं, छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वैसे तो उसूलन तो मुझे इसको बाद में करना है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, मैं इसको नेम कर रहा हूँ इसका ईमेल, सही है। कंट्रोल डी करके इसका मैंने डुप्लीकेट किया और नेम मैंने ऐसा कर दिया फॉर एग्जांपल लास्ट नेम कर दिया मैंने फॉर एग्जांपल, सही है। दोनों टाइप टेक्स्ट है, इसको रिफ्रेश किया, ये दो इनपुट फील्ड्स आ गई मेरी, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म के अंदर मैं एक सबमिट अच्छा देखो मैं कोई मेथड मेंशन ही नहीं कर रहा, मैंने कोई मेथड मेंशन नहीं किया, सही है। मैंने एक और इनपुट दिया और इसकी टाइप लिखी मैंने सबमिट, कंट्रोल एस किया, ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब मैं सबमिट पे क्लिक किया तो ये देखो ईमेल जो नाम मैंने ये लिखा है, अगर मैं यहाँ एक 2 L और लगा दूँ, सेव करूँ और इसको पेज को मैं रिफ्रेश करूँ कंट्रोल F5 करके, यहाँ से हटाऊँ मैं इसको, अब सबमिट करो, देखो 3 L लिखे आ गए। तो ये बेसिकली ये नेम है जो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, यही नेम यहाँ है, ओके। अब इस नेम में ये कर क्या रहा है, देखो मैंने कोई मेथड ऊपर दिया हुआ नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट गेट मेथड उठा रहा है। गेट मेथड में क्या होता है, नॉर्मली हम जब डेटा यूआरएल जब जो हम डेटा भेजते हैं वो यूआरएल में आ रहा होता है, राइट। हम यूआरएल से ही फिर मजीद डेटा फैच करके अपने डेटाबेस में डालते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गेट मेथड एक तो डिफॉल्ट होता है फॉर्म का। गेट और पोस्ट में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि गेट में हम लोग जो डेटा भेजते हैं, इनपुट टाइप देखो वो किस तरह से यूआरएल में आ जाती हैं और फिर हम डेटा यहाँ से उठा रहे होते हैं, सही है। और ये डिफ़ॉल्ट है, मैं तुम लोगों को लिख के दिखा देता हूँ, मेथड इज इक्वल्स टू गेट। सेव किया मैंने इसको यहाँ से हटाया। अब जब मैं सबमिट करूँगा देखो उसी तरह किया। अब मेथड में कर रहा हूँ पोस्ट, सेव कर रहा हूँ इसको, अब मैं सबमिट करूंगा। पोस्ट में क्यों यहाँ डाल रहा है, अबे क्या कर रहा है, अबे यार, सबमिट क्यों सॉरी यार कंट्रोल एक्स। अच्छा देखो वो क्या कर रहा था, जब मैं कोई भी मेथड नहीं डाल रहा था बाय डिफॉल्ट वो गेट उठा रहा था, राइट। अब मैंने इसको हटाया, अब मैं सबमिट करूंगा तो देखो ये क्या, अब जब मैंने सबमिट किया ना तो यूआरएल में नहीं लेकर गया इसको। मैं दोबारा करता हूँ, रुको थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। टाइप गेट कर रहा हूँ मैं, सही है। सेव किया, टाइप गेट है, सबमिट किया, देखो यूआरएल में आ गया, सही है। हटा रहा हूँ, अब मैं मेथड पोस्ट कर रहा हूँ, सही है। सेव किया, अब सबमिट किया तो यूआरएल में नहीं गया। पोस्ट हम तब यूज़ करते हैं, असल में ये बार बैक पे इसीलिए कर रहा है, अगर मैं इसको लोड करूँगा दोबारा लोड हो जाएगा। पोस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें
डेटा खामोशी से भेजना हो, यूआरएल में ना शो करना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें यूआरएल में डेटा शो करना पड़ता है। जो डेटा सेंसिटिव नहीं होता वो हम यूआरएल में शो कर देते हैं गेट मेथड के थ्रू, और जो डेटा सेंसिटिव होता है हम गेट मेथड नहीं, हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं, और पोस्ट मेथड के थ्रू फिर उस डेटा को हम डेटाबेस तक लेके जाते हैं। सही है। तो और याद रखना, मेथड हमेशा, एक्शन और मेथड, ये दो ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो हमेशा फॉर्म केस में आएंगे। सही है। एक्शन में क्या आता है मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। मेथड समझ में आ गया? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन नहीं है? गुड हो गई। ये कॉन्सेप्ट है सिंपल, आप लोगों को देना था। जब हम लोग बैकएंड पे जाएंगे, पीएचपी कोडिंग वगैरह कर रहे होंगे ना, वहां हम लोग इंशाल्लाह ताला इसका अच्छे से यूज करेंगे। अब एक्शन में क्या आता है यार? देखो, एक्शन में वो आता है कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा ना, तो कौन सी फाइल हिट होगी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे बैकएंड पे पीएचपी की मेरी फाइल है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ work.php के नाम से एक फाइल है, फॉर एग्जाम्पल मुझे वो हिट करवानी है, तो मैं यहाँ उसका पाथ दे दूंगा कि यार एक्शन जो लो वो इस पाथ पे जाके लो। वो जाएगा, ये सारा डेटा लेके जाके उस फाइल को कॉल करेगा, वो फाइल उठा के डेटाबेस में डेटा डाल देगी। सही हो गया अब्दुल्ला? नहीं सोना नहीं, समझ में आ रही है ना? ओके। जब हम बैकएंड कर रहे होंगे, जब हम पीएचपी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें फिर हम लोग इस चीज़ को सही से देखेंगे। अभी खाली तुम लोग कॉन्सेप्ट लो। सैफ आपका क्वेश्चन था सर ये एक्शन एट्रीब्यूट क्या होता है, मेथड एट्रीब्यूट क्या होता है, तो बेसिकली इनका मकसद ये होता है। सही हो गया? अच्छा, मेथड अब मैं यहाँ से हटा रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको लेके चलेंगे। तो भाई इनपुट टाइप हिडन जो हमारी थी, इवेंचुअली मैंने आप लोगों को इसका मकसद बता दिया था। इनपुट टाइप हिडन हो गया। गेट और पोस्ट में मैंने आप लोगों को फ़र्क बता दिया, कुछ चीज़ें मैंने लिख के रखी हुई थी। और अच्छा, हम फॉर्म में एक काम और कर सकते हैं, बजाय इनपुट देने के, राइट, मैं यहाँ एक बटन भी दे सकता हूँ। सही है। और इसकी टाइप में रख सकता हूँ सबमिट। सही है। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्लिक मी, कंट्रोल एस। सही है। ये भी काम सबमिट करने का ही कर रहा है फॉर्म को। सही है। हम बटन भी रख सकते हैं, इनपुट भी रख सकते हैं। सर इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि क्लिक जो है ना, ये जो इनपुट है, देखो ये इनपुट सेल्फ क्लोजिंग है। ये इनपुट अपने अंदर कोई दूसरे HTML एलिमेंट्स को कंटेन नहीं कर सकता। लेकिन जो बटन टैग है वो देखो, वो उसमें ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, वो अपने अंदर इनपुट एलिमेंट्स को कंटेन कर सकता है। राइट हो गया। अच्छा सर इनपुट एलिमेंट कंटेन करें, क्या फ़ायदा है? भाई फ़ायदा ये है, मिसाल के तौर पे इनपुट में अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल क्लिक में लिखा हुआ दिखाना है, तो मैं इसकी वैल्यू दूंगा। मैं बोलूँगा वैल्यू इज इक्वल्स टू क्लिक मी, कंट्रोल एस। सर एक ही बात हो गई ना, तो सेम हो गया। अगर मुझे स्टाइलिंग करनी है इस क्लिक मी की, अगर मुझे क्लिक मी का कलर ग्रीन करना है, कुछ करना है, वो मैं कैसे करूँगा? वो तो नहीं कर सकता ना इनपुट में। लेकिन जब मैं बटन में आऊँगा तो इसके अंदर मैं एक स्पैन का टैग दे दूंगा। सही है। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बी। सही है। अब मैंने स्पैन का टैग दे दिया। अब इसकी मैं स्पैन के टैग को फॉर मैंने एक आईडी दे दी, क्लिक के नाम से, क्लिक के नाम से एक आईडी दे दी। अब मैं CSS में जाके इस क्लिक को कॉल करके मैं इसकी पूरी स्टाइलिंग कर दूंगा। सही है। मुझे कोई इमेज भी देनी है मिसाल के तौर पे, तो मैं IMG का टैग ले लूंगा, इस क्लिक से पहले वो इमेज दे दूंगा और वहाँ मेरी इमेज आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल करके दिखाई दूँ आप लोगों को मैं। यार तुम लोगों के सामने मैं तजर्बे कर रहा होता हूँ और मुझे टेंशन भी हो रही थी, पता नहीं कामयाब होगा नहीं होगा। सही है यार, वो वाला मेरा IMG का ऑटो टैग आ जाए ना यार। IMG ये आ गया मेरा। सही है। इसमें SRC और ALT ऑटोमेटिकली आ जाता है। सही है। अब इस क्लिक मी से पहले मैं इमेज दे रहा हूँ, उसी की पिक्सम से दे देता हूँ उठा के। सही है। लॉरेंस पिक्सम यहीं से दे देता है, जो मुंह के आगे पड़ी ये वाली दे देता है। सही है। SRC दे दिया मैंने, और मैं इसकी ऑल्ट Z करता हूँ और मैं इसकी हाइट और विड्थ भी रख लेता हूँ। HIGHT हाइट 30 छोटी रख रहा हूँ इमेज। सही है। अच्छा ओके। डायमेंशन में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, सबसे पहले विड्थ आती है, फिर हाइट आती है। सही है। तो ये थोड़ा डेवलपर बनोगे तो इंशाल्लाह इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा देखो। क्लिक में से पहले इमेज आ गई। सही है। अब ये इमेज मैं उस पर नहीं दे सकता, इनपुट में नहीं दे सकता, लेकिन बटन टैग में दे सकता हूँ। काम दोनों का एक ही है। कंफ्यूज मत होना जिंदगी में कभी, मैं बहुत कंफ्यूज होता था इन जगहों में।
तो आखिरकार कन्फ्यूजन हमारी क्लियर हुई थी, तो मैंने आप लोगों को भी इसमें भी क्लियर कर दिया है। ओके हो गया। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। अच्छा फाइल अपलोड एक और टाइप है, इनपुट टाइप एक और है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। वो इनपुट टाइप है मेरे पास, इनपुट टाइप है इसमें फाइल, कंट्रोल एस। देखा तुम लोगों ने अक्सर वहाँ होता है कि भाई चूज फाइल, अपलोड करो कोई फाइल, सही है। तो उसके लिए मेरा इनपुट टाइप ये यूज हुआ होता है। एक पॉइंट टू नोट है, याद रखिएगा, जब मेरा इनपुट टाइप फाइल होगा किसी भी फॉर्म के अंदर, अगर मेरा इनपुट टाइप फाइल होगा, उसका मेथड कभी भी गेट नहीं होगा, हमेशा पोस्ट रखना पड़ेगा मुझे, सही है, क्योंकि ये डेटा यूआरएल में ट्रैवल नहीं करेगा, सही है। ये काम की बात है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। अच्छा फाइल अपलोड सिंपल सा था, मैंने डाल के आप लोगों को बता दिया है। अगर यहाँ मैं कोई फाइल चूज भी करता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस ओपन करूंगा तो यहाँ उसका नाम आ जाएगा लिखा हुआ, सही है। और जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये फाइल उठ के जाएगी डेटाबेस में, फिर मैं इस इनपुट के नाम से इसकी फाइल उठाऊंगा। जब हम लोग बैकएंड पे डाल रहे होंगे चीजें तो हम लोग देखेंगे। मैं एक और डिव बना रहा हूँ, देखो मेरी आदत है डिव, मैं डिव क्यों बनाता हूँ, क्योंकि मुझे उस चीज की स्टाइलिंग करनी है ना। मैं हमेशा एक रैपर रखता हूँ, मैं कोई भी एलिमेंट ओपन नहीं छोड़ता, खुला नहीं छोड़ता, मैं लाजमी उसको रैप करता हूँ, सही। ये एक अच्छी डेवलपर की प्रैक्टिस है, वेब डेवलपमेंट की अच्छी प्रैक्टिस है ये। और इसको मैं क्लास दे रहा हूँ आई फ्रेम कंटेनर, राइट। और इसके अंदर मैंने आई फ्रेम का टैग डाला। अभी कह रहा आई फ्रेम का कहते हैं सोर्स दो मुझे, ये बिल्कुल इमेज की तरह है, सही है। मैंने इसको सोर्स दी https://wp pro करके, नहीं मैं अपना दे देता हूँ, wordpress.prodef.com। ये मेरा अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट मैंने इस पर ट्रांसफर कर दिया। पहले JMZ में था, अब मैं यहाँ लाया। अब मैं तो कंट्रोल एस किया मैंने, तो इसने क्या किया हम देख लेते हैं भाई। इसने क्या किया, कुछ कर ले, ओके गुड हो गया। ये मेरी पूरी वेबसाइट जो है ना, देखो इसे छोटे से आई फ्रेम में मेरी पूरी वेबसाइट दे दी, देख रहे हो। ये आई फ्रेम कहलाता है। अच्छा मैं थोड़ी साइज बड़ा करता हूँ इसका, आई फ्रेम बॉर्डर छोड़ो, और इसका हम लोग कैसे साइज करते थे, एट्रीब्यूट साइज की भाई मेरे पास, स्क्रॉलिंग फॉर्म बॉर्डर, नहीं। अच्छा क्या मैं इस पर आई फ्रेम को हाइट और विड्थ लगाऊंगा तो काम चल जाएगा। पहले विड्थ लगेगी हमेशा, मुझे नहीं पता क्या है विड्थ, मैं इसकी कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 500, और हाइट भी करता हूँ 500। फिलहाल मुझे याद नहीं है कि हम लोग किस तरह से इसकी आई फ्रेम, बहुत अच्छा हो गया मैंने यूज़ नहीं किया कंट्रोल एस, तो हाँ सही है। हाइट और विड्थ जिस तरह से इमेज टैग पे लगा हुआ है ना, हाइट और विड्थ कहाँ मैंने कहाँ लगाया था, ये रहा, सही है। मैंने बाद वक्त ऐसा होता है कि आप काम करते करते इतनी चीज़ें सीख जाते हो ना कि आप लोग फिर तुक्के ही मारते तो काम चलने लगे। मैंने भी तुक्का ही मारा, मुझे नहीं पता था, सही है। तो इसने वो क्या किया, इसने मेरी इस वेबसाइट के अंदर मेरी पूरी वेबसाइट दिखा दी है, सही है। तो ये आई फ्रेम है। नॉर्मली हम इस काम के लिए आई फ्रेम को यूज़ नहीं करते, हम आई फ्रेम को किस काम के लिए यूज़ करते हैं अभी आपको बताता हूँ। मैं आया यूट्यूब पे, यार कोशिश करना क्रोम की टैब्स कम से कम खोलो, क्योंकि एक एक टैब बहुत ज़्यादा रैम खाता है। अब ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों को सिखानी है साथ साथ ना, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को माइंड में रखते हुए। ये एक सॉन्ग है, मुझे बड़ा पसंद है, सही है। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये देखो, हमारे पास ये ऑप्शन होता है शेयर का, सही है। हम शेयर पे जाते हैं और ये ऑप्शन होता है एम्बेड का, हम एम्बेड पे जाते हैं, सही है। बल्कि यार रुको कंफ्यूज ना हो तुम लोग, सॉरी। शेयर और ये लिंक में कॉपी करता हूँ, कर लिया, लिंक कॉपी हो गया यूट्यूब का। मैं अपने सोर्स कोड पे आया, यहाँ आके मैंने आई फ्रेम के सोर्स में ना ये डाल दिया, सही है, सेव किया। यूट्यूब रिफ्यूज टू कनेक्ट, क्यों भाई। अच्छा अभी देखते हैं यूट्यूब ने क्यों रिफ्यूज कर दिया कनेक्ट करने से। हम यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, चलो हम एम्बेड पे क्लिक करते हैं, सही है। और ये पूरे का पूरा आई फ्रेम बना हुआ है, और इसमें देखो इन्होंने ना कुछ फनकारियाँ की नहीं है, पिक्चर इन पिक्चर और ये वो। मैं ये पूरा उठा रहा हूँ, इस आई फ्रेम को मैंने उठाया, यहाँ गया और यहाँ जाके मैंने अपने इस आई फ्रेम को पेस्ट कर दिया और कंट्रोल एस किया, और मैं आया अपने इस पे, तो देखो क्या हुआ, मेरी वेबसाइट और यूट्यूब की वीडियो आ गई है, सही है। आई फ्रेम्स को हम इसलिए यूज करते हैं, जिस तरह हाँ मैंने अपनी वेबसाइट पे लगाई हुई है, वो मैंने अपनी वीडियो बनाई है और उसको मैंने अपनी वेबसाइट पे डाला है। अब्दुल्ला इसकी बात कर रहा है।
अब्दुल्ला इसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है अब्दुल्ला, सही है। ये मैंने अपनी वेबसाइट पे लगाई हुई है, ये मेरी कंपनी की वेबसाइट है, ये मेरी एप्लीकेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है पाकिस्तान में, लेकिन उस तरह से नहीं चल रही जैसे चलनी चाहिए, बट चल रही है, अल्लाह का शुक्र है, सही है। चलें तो आई फ्रेम, अब हम कोड पे आते हैं। देखो कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, उसी तरह आई फ्रेम यूज़ हुआ हुआ है, सही है। और आई फ्रेम के अंदर ये है कि इसने इतनी सारी ये इसमें यूट्यूब ने अलाउ एक्सेलेरोमीटर और टाइटल यूट्यूब वीडियो प्लेयर और ये सारी चीज़ें की भी हैं, सही है। तो है ये सेम वही आई फ्रेम ही हमारा टैग है, ओके। अलाउ फुल स्क्रीन, यानी इसकी बात हो रही है। अगर मैं यहाँ अलाउ फुल स्क्रीन को डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल एस, तो इसमें देखो वो वाला देखो ब्लैंक हो गया, सही है। क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा, सही है। अगर मैं यहाँ आके अलाउ फुल स्क्रीन करता हूँ दोबारा से, कंट्रोल एस, इधर आके इसको चलाता हूँ, उस पर क्लिक करूँगा तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, सही है। तो ये मैंने तुम लोगों को एक एग्जांपल दी है। तो इस तरह से यूट्यूब की वीडियोस हो गई, या इवन अगर आप इस लिंक की जगह अपनी खुद की वीडियो रिकॉर्ड करके अपने यहाँ रख के यहाँ से भी उसका लिंक दे सकते हो एसआरसी में जाके, जैसे हम किसी इमेज का पाथ दे रहे थे। एक आई फ्रेम में डाल रहा हूँ, और इसमें मैं वही अपनी वेबसाइट डालता हूँ, https hypertext transfer protocol secured है मेरा, www.wordpress.prodev.com। इसकी होस्टिंग मुझे बड़ी महंगी पड़ी थी यार। कहाँ गया भाई, ये आ गया वकास यहाँ, सही है। अच्छा एक चीज़ और हमने सीख ली भाई, वो चीज़ हमने ये सीख ली कि ये ना, ये इनलाइन एलिमेंट है, आई फ्रेम इनलाइन एलिमेंट है, देखो सही है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ चाहता हूँ एक BR दे देता हूँ ताकि न्यू लाइन में आ जाए मेरे पास, मेरा आई फ्रेम आ गया न्यू लाइन में। अब देखो इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है स्क्रॉलिंग इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको नो बोलूँगा ना, ये स्क्रॉल बार हट जाएगा, सही हो गया। सेव करता हूँ मैं इसको, वो स्क्रॉल बार गया, सही है। अभी ये स्क्रॉल नहीं हो रही, समझ में आ रही है। तो ये एक चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी। और इसके अलावा अब देखो मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ एक H1 टैग लिया, सही है। H1 टैग लिया, अगेन ये ओपन क्यों है भाई, सबसे पहले इसको डिव में रैप करो, इसके अंदर H1 डालो, सही है। H1 ने मैंने बोला हेलो सैफ, सही है। ये नीचे H1 आ गया भैया। अब यार ये आई फ्रेम को ना मैं कमेंट कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा मेरी उसको लोड करने में ना, सही। ये H1 टैग आ गया, अच्छा ओके हो गया भाई। अब मुझे क्या करना है कि ना, मुझे ये वाला निशान डालना है टैग के अंदर। मैंने कंट्रोल एस किया तो देखो चला ही गया ये। लॉजिक समझे हो, नहीं समझो, समझो। हेडिंग आ गई। मुझे ना ये वाला जो निशान है, ये ग्रेटर देन का, सही, ये वाला निशान मुझे डालना है। मैं चाहता हूँ हेडिंग में दिखे मेरे यार। अच्छा मैंने बोला, अच्छा मैंने कहा यार ये निशान यहाँ डाल देता हूँ। मैंने डाला, मैंने ये निशान यहाँ डाला ऐसे, सॉरी ऐसे, मैंने सेव किया, हेडिंग ही गायब हो गई। क्यों? क्योंकि ब्राउजर समझ ही नहीं पा रहा है चल क्या रहा है। ब्राउजर बोल रहा है एक और टैग ओपन हो रहा है, सही। दूसरा वाला साइन भी डाल दूं? नहीं, समझो लॉजिक, ऐसा नहीं है। HTML में हम यूज करते हैं एक वर्ड एस्केप कैरेक्टर्स। एस्केप कैरेक्टर से क्या मतलब है? एस्केप कैरेक्टर का मतलब यह है कि कुछ कैरेक्टर्स हैं रिजर्व्ड हैं, जो HTML ने अपने पास रिजर्व किए। मिसाल के तौर पे ये देखो, ये एंगल ब्रैकेट्स है, ओपनिंग क्लोजिंग, ग्रेटर देन लेस देन के साइन, ये रिजर्व किए हैं उसने, सही है। इसके अलावा मैंने और एग्जांपल्स भी रखी हुई हैं। कॉपीराइट है फॉर एग्जांपल, अगर मिसाल के तौर पे देखो मुझे यहाँ C का निशान डालना है, तुम लोगों ने देखा सब कॉपीराइट का निशान बना हुआ होता है, एंड कॉपी, क्या निशान था उसका, एंड कॉपी सेमीकोलन, सही। कंट्रोल एस करूँगा, देखो ये कॉपीराइट का सिंबल बना हुआ आ गया, समझ रहे हो आप लोग। अच्छा अब सीन में बात वहीं लेके आता हूँ, एक और H1 डाल रहा हूँ हेलो सैफ 2 करके। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार ये वाला निशान जो है ना, ये वाला निशान भाई मुझे ये निशान चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। कंट्रोल एस किया, उसने हेडिंग उड़ा दी। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हमारे पास पूरे ना यहाँ लिस्ट मिल जाएगी। मैं गूगल पे जाऊँ और मैं लिखूँ HTML एस्केप कैरेक्टर्स, सही है, तो पूरी लिस्ट मुझे मिल जाएगी। देखो सही है, यहाँ से मैं लिस्ट उठा सकता हूँ। अगर मैं इस लिंक पे चले जाऊँगा मुझे पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ओके हो गया।
मैं कहाँ था, और यूट्यूब बंद करो, ये बंद करो, इधर आ जाओ। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं इसका हमारे पास है एंड एल टी, जब मैं एंड एल टी लिखूँगा और ये लगाऊंगा, कंट्रोल एस करूँगा, तो देखो निशान बना हुआ आ गया। सही है, तो हमने कैरेक्टर्स स्केपिंग की है। सही है, कैरेक्टर स्केपिंग के बाद वो निशान आ जाता है। सही है, कॉपीराइट की मैंने तुम्हें एग्जांपल दी। सही है, अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल देखो, मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं चाहता हूँ हेलो ना इस एंगल ब्रैकेट्स के अंदर दिखे, कंट्रोल एस किया, शॉर्ट ही हो गया हेलो। सही है, मुझे तो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर नहीं दिख रहा, तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूँगा एंड एल टी कोलन, कॉपी करूँगा, एंड पे आऊँगा यहाँ एंड जी टी यानी ग्रेटर देन कोलन, कंट्रोल एस किया, देखो हेलो इसके अंदर आ गया। लॉजिक समझो, लॉजिक में क्या कहना चाह रहा हूँ, लॉजिक समझ गए आप लोग। तो मेरे बच्चों, यहाँ हमारा HTML हुआ क्लोज। कोई एक आध चीज़ अगर रह गई हो तो रह गई हो, मैं एक्चुअली पूरी टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहा हूँ, ताकि मेन चीज़ें मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ा रहा जानबूझ के, मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ, जॉन डकेट की बुक है, तो उसमें मैं अब CSS भी उसी बुक को फॉलो करके मैं पढ़ाऊंगा पूरा। सही है, ताकि कोई चीज़ रह ना जाए, क्योंकि कोई टेक्स्ट कोई भी एक ऑथेंटिक टेक्स्ट को फॉलो करना जो है ना, आप लोग स्कूल में जाओ, आप लोगों के कोर्स में जो कुछ टीचर को सब कुछ आता होगा, लेकिन टीचर फिर भी एक टेक्स्ट बुक फॉलो करेगा, क्योंकि पाथ पे होता है कि यार बच्चा, क्योंकि उस बुक पे बहुत मेहनत हुई होती है ना, एक्सपर्ट्स ने काम किया होता है उस पर, उसकी पूरी सिंक्रोनाइजेशन होती है उसके चैप्टर्स की, वो रिव्यूड होती है, ऑथेंटिकेटेड होती है, तो इसलिए हम बुक फॉलो कर रहे हैं। यहाँ हमारा HTML हुआ क्लोज। कर दी, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। शेल पाकिस्तान की हम बात करते हैं, मैंने एक रैंडमली बस एक वेबसाइट खोल ली उठा के। सही है, तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है हम देखते हैं। सही है, इसको मैं व्यू सोर्स करता हूँ, व्यू पेज सोर्स। HTML हेड दिख रहा है, मेटा टैग्स हैं, ये देखो इन्होंने यहाँ मैं अगर बात करूँ तो ये पिक्चर्स इन्होंने लिंक की हुई है। सही है, डिव डले हुए, क्लासेस लगी हुई हैं। सही है, मेन्यू, LI ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने सब, A टैग href पढ़े हुए हैं, स्पैन पढ़ा हुआ है, डिव A टैग देखो डिव में रैप हुआ हुआ है A टैग। सही है, LI कोई ऐसी चीज़ इंशाल्लाह आप लोगों को नहीं दिख रही होगी, शेल पाकिस्तान की वेबसाइट है। सही है, href A टैग अगेन देखो UL, इसी से पूरी वेबसाइट बनी हुई है। सही है, कोई चीज़ हट के नहीं दिखेगी। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, जिस चीज़ को मुझे देखना ना ये क्या है, मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा। देखो A टैग डला हुआ है, A टैग के अंदर यहाँ ये लोगो है, A टैग है, A टैग है, A टैग है, ओके। और शेल पाकिस्तान A टैग को अगर मैं ओपन करूँगा तो देखो इसके अंदर स्पैन है। सही है, ये रहा स्पैन, और स्पैन में लिखा हुआ है शेल पाकिस्तान। सही है, और सेक्शन अगर हम देखते हैं, सेक्शन के अंदर अगेन A टैग है, ये रहा डिव, ये रैपर है। सही है, अच्छा अगर मैं देखूं यार, ये देखो ये जो खुले हुए ना मेरे पास, ये डेव टूल्स हैं। क्या कहलाते हैं ये क्रोम के डेवलपर टूल्स हैं। मैं डेवलपर हूँ, मैं पूरे पेज का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ यहाँ से कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, राइट। अब मिसाल के तौर पे देखो, ये होता है एलिमेंट सेलेक्टर, इस पर मैंने क्लिक किया, ये देखो ब्लू हो गया। अब मुझे जो एलिमेंट चेक करना है मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, क्लिक किया, वो एलिमेंट पूरा यहाँ आ गया। सही है, अब इस एलिमेंट पे क्या CSS की स्टाइलिंग लगी हुई है वो पूरी मुझे इस विंडो पे दिखेगी, छोटी सी जो ये विंडो दी हुई है ना, इस पे पूरी मुझे स्टाइलिंग दिखेगी। सही है, ये मैं आप लोगों को जब CSS हम कर रहे होंगे तो मैं रीड करना सिखाऊंगा। फिलहाल हम लोगों ने HTML को पढ़ा है, तो ये देखो सारे एलिमेंट्स ये रहे। अब जिस पे मैं लेके जाऊंगा, देखो ऊपर वो हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे देख रहा है, ये देखो हाईलाइट हो रहे हैं ऊपर, जिस एलिमेंट में घूम रहा हूँ। मैंने अगेन इस पर क्लिक किया, मुझे इसको ज़रा इंस्पेक्ट करना है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो ये देखो A टैग के अंदर स्पैन डला हुआ है, स्पैन के अंदर मोटरिस्ट लिखा हुआ है। सही है, आफ्टर डला हुआ है, आफ्टर का मतलब होता है, मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा इसकी स्टाइलिंग हुई भी आफ्टर की। सही है, तो ये मैंने आप लोगों को शेल पाकिस्तान की वेबसाइट खोल के दिखाई, netflix.com।
ये नेटफ्लिक्स की वेबसाइट है, सही है, दुनिया की जानी मानी वेबसाइट में से एक वेबसाइट है ये, सही है। तो हम तो आपको पता है डेवलपर्स हैं, हम फ़ौरन से F12 प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, F12 प्रेस करेंगे, मेरे डेव टूल्स खुल गए, क्या खुल गए, डेव टूल्स स्टैंड्स फॉर डेवलपर टूल्स, राइट। मैंने एलिमेंट सेलेक्टर पे क्लिक किया, मैंने कहा ये क्या चल रहा है यार, इस पर क्लिक कर दिया, देखो डिव है रैपर, उसके अंदर इमेज डली हुई है, इस इमेज पे ये स्टाइलिंग हुई हुई है, मैक्स फिट 100%, हाइट ऑटो, बॉर्डर 0, सही है। हम ये देखेंगे CSS पे स्टाइलिंग किस तरह से होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपना CSS स्टार्ट करेंगे, सही है। तो मुझे बताओ क्या इसमें ऐसी कोई चीज़ है जो तुम लोगों ने नहीं पढ़ी है? भाई मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, H1 H2 राइट, H2 के अंदर देखो ये सब लिखा हुआ है, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ एक जिम्मेदार टीचर की तरह। बाकी अगर आप लोग नहीं करते हो तो आप जानो और अल्लाह जाने, सही है। आप लोगों का फ़र्ज़ है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको तरीके से उन चीज़ों को देखो, सही है, और करो, प्रैक्टिस करो। नेटफ्लिक्स बहुत अच्छी जानी मानी वेबसाइट थी। इसके अलावा चले हम एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद हम क्लास ऑफ करेंगे। कोई वेबसाइट का नाम बताना यार, KFC क्यों नहीं खुला, नालायक पांडा, क्या है, फूड पांडा वेबसाइट है इनकी, चलो आ जाओ, ये अच्छी वेबसाइट बताइए इसने, ये मजे की वेबसाइट बनाइए। ये क्या है यार, ये क्या सीन है भाई, अच्छा अभी हम देख लेते हैं इसको, ये क्या है। अगेन हम डेवलपर, हमने फ़ौरन से F12 प्रेस कर दिया कि इसका पोस्टमार्टम करना है इस पेज का। मुझे मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट में सेलेक्ट किया और मैंने कहा कि बैनर में क्या है, इस पर सेलेक्ट कर दिया। तो ये पूरा डिव है, उस डिव के अंदर ये रॉ डली हुई है। रॉ क्या होती है कि कॉल MD8, कॉल MD ऑफसेट, ये सब मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सही है। और इसके अंदर ब्रिंगिंग गुड फूड, देखो अभी जो लिखे ना ब्रिंगिंग गुड फूड इनटू योर एवरीबडी, इसमें यहाँ लिख देता हूँ वकास इज अ गुड बॉय, एंटर, ये देखो वकास इज अ गुड बॉय लिखा हुआ गया, सही है। तो हम लोग, मैंने तुम्हें शायद पहली क्लास में तुम लोगों को करके दिखाया मैंने। अब इसमें सीन क्या है कि ये रही मेरा इमेज URL, ये रहा एक्टिव आइटम, ये देखो स्लाइडर चल रहा है, ये स्लाइडर चल रहा है, सही है, जिसमें ये चेंज हो रही है इमेजेस, सही हो गया। अब ये स्लाइडर सर कैसे डलता है, क्या करता है ये स्लाइडर, मैंने तो खैर मैनुअली बनाए भी हैं, लेकिन आप लोगों को बनाना नहीं होगा, हम लोग वर्डप्रेस से बने बनाए स्लाइडर में वो यूज़ करेंगे। लेकिन हम लोग को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरह से कोड हुआ हुआ है, राइट। हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसमें एक स्लाइडर में डलवा भी दूँ आप लोगों को, ताकि थोड़ा सा आप लोगों का हाथ मजीद पक्का हो जाए। तो भाई ये मैंने आप लोगों को लाइव वेबसाइट दिखाई है आप लोगों के सामने, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम लोगों ने पहले ना पढ़ा हो। ID देखो लगी हुई है, ID मैंने आपको बताई थी क्यों यूज़ होती है, क्लास लगी हुई है, ये मल्टीपल क्लासेस है, स्पेस आ गया बीच में, मल्टीपल क्लासेस लगी हुई है, ये सही है। और डेटा इमेज SRC ये उठ के आ रहा है, डेटा इमेज SRC बेसिकली ये एट्रीब्यूट है, ये हम लोग जावास्क्रिप्ट वगैरह में इसको उठाने के लिए यूज़ करते हैं, CSS में भी यूज़ होता है, मेथड है हमारे पास CSS में इसकी वैल्यू लेने का। तो भाइयों यहाँ हमारा HTML क्लोज हुआ, आज की क्लास सिर्फ इतनी ही, सही है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ आप लोगों का, तो क्वेश्चन प्लीज़ मुझसे पूछें।